Hello children. लेसन नंबर 10 द डिसऑनेस्ट वॉचमैन इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज बुक क्लास 4 के लिए ये वीडियो नंबर 2 है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। फर्स्ट पार्ट में हमने वर्ड मीनिंग एंड लेसन का एक्सप्लेनेशन एंड रीडिंग को देख लिया था। तो एक्सरसाइजेस में स्टार्ट हम कर रहे हैं लिसन एंड रिपीट, मतलब सुनो और दोहराओ। मील, डील, झील, हील, शॉक, नॉक, clock, cock, ripe, wipe, pipe, type. Read and learn. पढ़ो और सीखो। नंबर ए, अपोजिट वर्ड्स। आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स को पढ़ना है और सीखना है। आप जानते हैं रिच, RICH, रिच का मतलब होता है अमीर। रिच का अपोजिट है पुअर। आपको मैचिंग नहीं करनी है। यहाँ पर रेडी दिया है, रेडी टू रीड है, आपको इसको लर्न करना है। रिच का अपोजिट है पुअर। माइजर मतलब होता है कंजूस। इसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब फिजूल खर्चीला। मतलब एक माइजर तो हो गया, देखिए खर्च तो करना चाहिए। खर्च जिस चीज़ के लिए ज़रूरी है, जिस चीज़ के लिए जितना पैसा पर्याप्त दिया जाना ज़रूरी है वो तो आप देंगे, लेकिन माइजर एक वो होता है जो बहुत ही कम पैसे देता है किसी चीज़ के लिए, खर्च नहीं करना चाहता। और एक्स्ट्रावेजेंट वो होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। तो माइजर का अपोजिट हो गया एक्स्ट्रावेजेंट। माइजर एक्स्ट्रावेजेंट। राइप का हो गया रॉ। राइप मीन्स पका हुआ, रॉ मीन्स कच्चा। एग्री का हो गया डिसएग्री। तो एग्री मीन्स सहमत और डिसएग्री मीन्स असहमत, मतलब नॉट एग्री। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। तो हमें यहाँ दो वर्ड्स मिले, एक एग्री और एक एग्री और दूसरा ऑनेस्ट, जिसमें डिस लगाने से अपोजिट बन जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड्स को क्लास 3 में देखा था। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस में नंबर बी। अभी हमने नंबर ए देखा था रीड एंड लर्न में अपोजिट वर्ड्स, और अब हम रीड एंड लर्न का नंबर बी देख रहे हैं एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है एडजेक्टिव वाले वीडियो में कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। वो वर्ड्स और नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, मीन्स कार तो है बट दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो वो ब्यूटी को शो करे, एंगर को शो करे, कि किसी को स्मॉल होना, बिग होना, लार्ज होना, हैवी होना, इस तरह की चीज़ों को जो शो करता है, क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्राइट, ऑनेस्ट, इम्पॉर्टेंट, पुअर, ठीक है। और नाउन क्या होते हैं? नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम हो, तो वो नाउन होते हैं। तो हम एडजेक्टिव के वर्ड्स बताएंगे, इसमें नाउन को हमें पहचानना है कि इसमें नाउन कौन सा आया जिससे कि वो एडजेक्टिव बना है। जैसे कि ब्यूटीफुल में नाउन आया है ब्यूटी, ब्राइट में आया है ब्राइटनेस, और ऑनेस्ट में आया है ऑनेस्टी, इम्पॉर्टेंट में आया है इम्पॉर्टेंस, पुअर में आया है पुवर्टी। हिंदी मीनिंग इसके हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ब्राइट मीन्स चमकीला, चमक वाला, और ब्राइटनेस मीन्स चमकीला। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। इम्पॉर्टेंट मीन्स प्रमुख, और इम्पॉर्टेंस मीन्स प्रमुखता। पुअर मीन्स गरीब, और पुवर्टी मीन्स गरीबी। नंबर सी, लर्न द फॉलोइंग। तो ये आपके लिए न्यू हो सकता है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसे ध्यान से सीखना है, क्योंकि रीड एंड लर्न का पार्ट है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, इसको पढ़ना है और सीखना है। रीड एंड लर्न का सी, लर्न द फॉलोइंग। आई का बनाया माई सेल्फ, वी आर सेल्फ, यू योर सेल्फ, यू योर सेल्व्स। यू यहाँ सिंगुलर है, यू यहाँ प्लूरल है, क्योंकि यू का मतलब होता है तुम या आप। तो एक व्यक्ति हो तो उसको हम योर सेल्फ, उसका दूसरा फॉर्म हो सकता है, और यदि एक से ज़्यादा हो तो योर सेल्व्स। ही का मतलब होता है
ही के लिए हिमसेल्फ यूज किया है, शी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स, क्योंकि दे जो है वो ऑटोमेटिकली प्लूरल ही होता है। दे मतलब होता है वो सब, ये सब, इसका दे का मतलब होता है। अब ये क्या है, आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं, क्या सेल्फ या सेल्फ्स का यूज हो रहा है। वी और दे जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ सेल्फ के जगह सेल्फ्स यूज हो रहा है। और जो सिंगुलर हैं, यहाँ पर यदि प्रोनाउंस जो हैं ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस है। जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन है उसमें सेल्फ यूज हुआ है, और जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है जैसे कि ये वाला वी, ये यू और लास्ट वाला दे, उसमें सेल्व्स का यूज हुआ है। तो यहाँ आई का मतलब क्या है और माई सेल्फ का मतलब क्या है। आई यानी हो गया मैं, और माई सेल्फ यानी मैं खुद, वी यानी हम, और सेल्फ्स यानी हम खुद। या हमारा यू का हो गया सिंगुलर, यू यानी तुम या आप, योर सेल्फ यानी तुम खुद। यहाँ पर यू प्लूरल में है तो तुम सब, और ये हो गया तुम सब खुद। ही हो गया वह, मतलब कोई बॉय है, मतलब मेल पर्सन है, तो हिमसेल्फ यानी वह खुद। शी यानी वह, मतलब कोई गर्ल है, मतलब फीमेल है, तो वो हो गया हर सेल्फ, वह खुद। दे यानी वे सब, और वे सब खुद। तो फिर से हम इसको रीड करेंगे क्योंकि आपके लिए न्यू है। आई माई सेल्फ, वी आर सेल्व्स, यू योर सेल्फ, यू योर सेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स। तो इनको आप यूज करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ कब और कैसे यूज करना है। तो हम ग्रामर में सब इसको बताने के पहले ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस में हमने देखा था नाउन के बाद प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन, मतलब नाउन के बदले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू वगैरह। तो प्रोनाउन के वो सारे टाइप जिसमें हम लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स देखते हैं, तो वो प्रोनाउन होंगे रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इंटेंसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाद में लगते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन को सेंटेंसेस में से हटा भी दिया जाए तो भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही ज़रूरी होता है। खैर इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है, हम केवल ये जान सकते हैं कि हम यहाँ पर प्रोनाउंस के बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो जिस प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ लगेगा या सेल्फ्स लगेगा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बुक में आगे है वर्ड पावर। वर्ड पावर में है मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। अ पर्सन हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैचिंग करनी है। अ पर्सन हूँ मतलब एक पर्सन जो सर्व्स, जो सर्विस करता है या सेवा करता है, तो वो होगा सर्वेंट। वर्क्स इन द गार्डन, तो जो गार्डन में वर्क करता है गार्डनर। वॉचेस द थिंग्स, चीज़ों की रखवाली करता है, देखभाल करता है, वॉचमैन। इज नॉट ऑनेस्ट, जो ईमानदार ना हो, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है वर्ड पावर में, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन एंड आंसर। ये 6 क्वेश्चन आंसर है, इसको हम 1 बाय 1 नोटबुक में लिखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर दे। हु पिक्ड द बेस्ट फ्रूट, किसने सबसे अच्छे फल तोड़े। पीपल पासिंग बाय ऑलवेज पिक द बेस्ट फ्रूट, वैसे बेस्ट फ्रूट तो वॉचमैन ने भी तोड़े, डिसऑनेस्ट वॉचमैन ने, लेकिन अक्सर कौन तोड़ लिया करते थे, जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे वो अच्छे अच्छे फलों को तोड़ लिया करते थे ना, चुरा लिया करते थे। वाई डिड द रिच मैन पे वेरी लिटिल मनी टू द वॉचमैन। रिच मैन मतलब अमीर आदमी, वो अपने वॉचमैन को बहुत कम रुपए क्यों देता था। द रिच मैन डिड नॉट पे इनफ सैलरी टू द वॉचमैन बिकॉज ही वॉज अ माइजर। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, द से स्टार्ट किया, कैपिटल बनाया, द रिच मैन, डिड होने के कारण, क्योंकि पास्ट टेंस है तो पे का हो गया, सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ डिड को हम यूज़ करना पड़ेगा बीच में, पर डिड कैसे आएगा, डिड नॉट। द रिच मैन डिड नॉट पे
इनफ मनी, हमने लिटिल मनी को कर दिया इनफ मनी टू द वॉचमैन बिकॉज, यानी क्योंकि ही वॉज अ माइजर, वो कंजूस था। हम ऐसे भी इस सेंटेंस को, इस आंसर को बोल सकते थे, द रिच मैन पेड वेरी लिटिल मनी टू द वॉचमैन बिकॉज ही वॉज अ माइजर। तो हम यदि डिड को हटाते हैं तो हमको पे को कर देना पड़ेगा पेड, या फिर हम डिड को यूज़ करते हैं तो हमको पे जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। पे मतलब होता है चुकाना या देना, तो डिड के साथ नॉट हमको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके सही होंगे। नंबर 3, वाई डिड द रिच मैन सेंड द फर्स्ट वॉचमैन अवे? रिच मैन ने फर्स्ट वॉचमैन को क्यों निकाल दिया था नौकरी से? द रिच मैन सेंड द फर्स्ट वॉचमैन, देखिए यहाँ सेंड का हो गया सेंट, क्योंकि डिड को हटाया है। रिच मैन ने फर्स्ट वॉचमैन को इसलिए नौकरी से निकाल दिया बिकॉज ही वॉज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द ब्राइट आइडिया ऑफ द रिच मैन? रिच मैन का ब्राइट आइडिया क्या था? द ब्राइट आइडिया वॉज अ रिच मैन टू हायर अ लेम मैन एंड अ ब्लाइंड मैन एज वॉचमैन। तो उसने उसका ब्राइट आइडिया था उन दोनों को नौकरी पर रखना। रिच मैन का क्या ब्राइट आइडिया था? लेम मैन और ब्लाइंड मैन को नौकरी पर हायर करना या रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द लेम मैन एंड द ब्लाइंड मैन हेल्प ईच अदर? तो लेम मैन और ब्राइट मैन एक दूसरे को हेल्प कैसे किया? तो लेम मैन और ब्लाइंड मैन ने क्या किया कि द ब्लाइंड मैन टोल्ड टू द लेम मैन, ब्लाइंड मैन ने लेम मैन से कहा दैट, मतलब कि यू सिट ऑन माई शोल्डर्स एंड टेल मी द वे, तुम मेरे कंधों पर बैठो और मुझे रास्ता बताओ। आई शेल टेक यू टू द फ्रूट ट्रीज, मैं तुम्हें फलों के ट्रीज तक ले जाऊंगा। देन यू कैन पिक द फ्रूट्स एंड वी शैल हैव अ गुड मील, तब तुम फलों को चुन लेना, मतलब तोड़ लेना, और उसके बाद हमें ये अच्छा खाना मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द रिच मैन डिसाइड टू डू एट लास्ट? लास्ट में रिच मैन ने क्या करने का डिसाइड किया? तो आप जानते हैं लास्ट में स्टोरी में क्या हुआ था कि उसने अपनी वाइफ की बात मान ली थी कि वो इनफ मनी वॉचमैन को देने लगा था जिससे कि उसे ऑनेस्ट वॉचमैन मिले। तो उसने क्या किया? एट लास्ट द रिच मैन डिसाइडेड टू पे इनफ मनी टू द वॉचमैन। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, तो हमने एट लास्ट से स्टार्ट किया है यहाँ पर, ये एट लास्ट से स्टार्ट किया है तो ए को हमने कैपिटल बनाया। एट लास्ट द रिच मैन डिसाइडेड टू पे इनफ मनी टू द वॉचमैन। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, मैन ऑल आर डिसऑनेस्ट सो लेट मी हायर अ। सभी मैन डिसऑनेस्ट हैं इसलिए मैं हायर करूँगा एक वुमेन, मतलब लेडी वॉचमैन को। द रिच मैन डिसमिस द वुमेन बिकॉज शी द फ्रूट, वो क्या करती थी फ्रूट्स को, उसने क्यों डिसमिस किया था वुमेन को? बिकॉज शी स्टोल द फ्रूट्स, मतलब फ्रूट को चुराती थी। यहाँ हमने स्टील का पास्ट वाला फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो हमने यहाँ पर स्टोल वर्ड यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि उसने चुराया, हमको चुराया बताना था, चुराती है नहीं बताना था, इसलिए। द रिच मैन हैड अ ब्राइट आइडिया व्हेन ही सॉ, रिच मैन को ब्राइट आइडिया आया जब उसने देखा अ ब्लाइंड मैन एंड अ लेम मैन। नंबर सी, मैच द स्टेटमेंट। मैच द स्टेटमेंट में है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में है 3 सेंटेंसेस, कॉलम बी में भी है 1 2 3 ए बी सी। तो यहाँ पर 1 जो है वो या तो ए बी या सी से मैच होगा, और 2 भी इसी तरह से ए बी या सी से, और सिमिलरली 3। तो सबसे पहले मैं इनकी हिंदी मीनिंग बता देती हूँ जिससे आप इसको इजीली मैच कर पाए। नंबर 1, द ब्लाइंड मैन एंड द लेम मैन वर हंग्री बिकॉज, ब्लाइंड मैन और लेम मैन भूखे थे क्योंकि। द फ्रूट स्मेल स्वीट बिकॉज, फ्रूट मीठी मीठी खुशबू दे रहे थे क्योंकि। द रिच मैन फॉन्ड एन ऑनेस्ट वॉचमैन बिकॉज, रिच मैन को ईमानदार वॉचमैन मिला क्योंकि। दे वर राइप, वह पके हुए थे। नंबर बी, ही पेड द वॉचमैन वेल, वह वॉचमैन को अच्छी पेमेंट देता था। दे हैड नॉट ईटन एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो यही हो गया, द ब्लाइंड मैन एंड द लेम मैन वर हंग्री बिकॉज दे हैड नॉट ईटन एनीथिंग, वो भूखे थे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था। द फ्रूट स्मेल स्वीट बिकॉज दे वर राइप, वे पके हुए थे। द रिच मैन फॉन्ड द ऑनेस्ट वॉचमैन बिकॉज ही पेड द वॉचमैन वेल, उसने वॉचमैन को अच्छी पेमेंट दिया।
ग्रामर इन यूज़। अब यहाँ ग्रामर में हमें करना है नंबर ए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ड सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो मैंने आपको बता दिया था कि यदि आई है तो आई का सेल्फ वाला फॉर्म होगा माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, इसी तरह से ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, और इट है देम सेल्व्स होगा ये, और इट है तो इट सेल्फ। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सेल्फ का यूज़ करते हुए दो सेंटेंस को कंबाइन करके यानी जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे, जिससे कि वही मीनिंग निकले, उसी बात को हम दूसरे रूप से कह सके। एग्जाम्पल, आई विल क्लीन दिस रूम, मैं यह रूम क्लीन करूँगा। आई वॉन्ट टेक एनीबडीज हेल्प, और मैं किसी की मदद नहीं लूँगा। तो इसका मतलब है कि वो किसी की मदद नहीं लेगा, मतलब वो यह रूम खुद क्लीन करेगा। आई विल क्लीन दिस रूम माई सेल्फ, तो ये इसका कंबाइन हो गया। तो यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट सेंटेंस को लिखे हैं और आई के लिए होता है, मैंने आपको बताया माई, तो ये हो गया माई सेल्फ, और सेकेंड सेंटेंस को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना ईजिली ये कंबाइन हो गया। अब इसी तरह बुक में हमको पेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कंबाइन करके लिखना है। यहाँ प्लेस नहीं है तो हम इसको करेंगे नोटबुक में। नंबर 1, शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। शी डिड नॉट आस्क एनीबडी टू डू इट, और ऐसा करने के लिए उसने किसी से नहीं कहा, मतलब उसने खाना खुद बनाया। शी कुक्ड फूड, शी के लिए क्या आया, हर सेल्फ। शी पेंटेड दिस पेंटिंग, यह पेंटिंग उसने, यह पेंटिंग बनाया। और ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग एल्स टू डू इट, एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और किसी से, और डू इट मतलब इसके लिए उसने किसी से नहीं कहा, मतलब ये पेंटिंग उसने खुद पेंट की है। तो ही पेंटेड दिस पेंटिंग हिमसेल्फ। नंबर 3, आई डू माई वर्क, आई डोंट हैव सर्वेंट, मैं अपना काम करता हूँ, मेरे पास कोई सर्वेंट नहीं है, मतलब मैं अपना काम खुद करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो हमने देखा कि शी के लिए आया हर सेल्फ, ही के लिए आया हिम सेल्फ, आई के लिए आया माई सेल्फ। नंबर 4, यू डू दैट वर्क, तुम यह काम करो, वह काम करो, दैट मीन्स वह, आप वह काम करो या तुम वह काम करो। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब आज्ञा सूचक है। डोंट एक्सपेक्ट एनी वन टू हेल्प यू, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना या उम्मीद करना, एनी वन मतलब किसी से, और डोंट मतलब होता है मत, किसी से हेल्प मत लो या हेल्प लेने की आशा मत करो। तो मतलब ये काम आप खुद करो, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा यू डू दैट वर्क योर सेल्फ, तो यू का बन गया योर सेल्फ। लेट अस बिल्ड द हाउस, आओ घर बनाते हैं। लेट अस नॉट आस्क एनी वन टू हेल्प अस, और ऐसा करने के लिए हम किसी से नहीं कहते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया, लेट अस बिल्ड द हाउस आवर सेल्फ, तो यहाँ यू से बना योर सेल्फ। ये अस जो है वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वी का, तो वी से बनता है आवर सेल्फ, तो यू का ही, वी का ही दूसरा फॉर्म है अस, मतलब हमें, और आवर सेल्फ मतलब हम खुद। अब हम आ जाते हैं नंबर बी पर। रीड द सेंटेंसेस, द हाउस कॉस्ट सम मनी, आई हैव द मनी टू बाय इट। सेंटेंसेस को पढ़ो। यह हाउस की कीमत है, यह हाउस कीमती है या इसके कुछ कीमत है, और इसे खरीदने के लिए मेरे पास मनी है। मतलब सीधी सी बात है कि इसको हम कंबाइन करना है हमें एक सेंटेंस में। तो देखते हैं कैसे कंबाइन किया है। वी कैन पुट दीज टू आइडियाज इन वन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इनफ, ENOUGH। ये जो वर्ड है आप पहले से भी इसके बारे में ग्लॉसरी से जानते हैं। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त या समुचित मात्रा में। जैसे कि पर्याप्त सैलरी, हमने बार बार ये वर्ड देखा यहाँ पर। तो यदि हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि इस घर को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त रुपए हैं, मीन्स आई हैव इनफ मनी टू बाय दैट हाउस। यहाँ पे था दैट हाउस कॉस्ट सम मनी, इस हाउस को खरीदने के लिए कुछ मनी लगेगी और मेरे पास वो मनी है। तो मतलब आई हैव इनफ मनी टू बाय दैट हाउस। तो हमने यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस से शुरू किया। आई हैव हमने यहाँ लिखा और मनी के पहले हमने आर्टिकल द को हटा दिया और वर्ड लगा दिया इनफ। आई हैव इनफ मनी टू बाय,
और इट की जगह हमने बता दिया, जो यहाँ नाउन है वो है दैट हाउस। टी को हमने यहाँ स्मॉल किया है क्योंकि टी यहाँ पर सेंटेंस में सबसे पहले नहीं आया, बीच में आया है। सो आई हैव इनफ मनी टू बाय दैट हाउस। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमको ये सेंटेंसेस के पेयर्स को भी कंबाइन करना है। तो फर्स्ट वाला पेयर है दिस पेन कॉस्ट सम मनी। इस पेन की कुछ कीमत है। आई हैव द मनी टू बाय इट, और इसे खरीदने के लिए मेरे पास रुपए है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? ठीक उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल में बनाया। आई हैव द आर्टिकल हम हटा देंगे। आई हैव इनफ मनी, क्योंकि आई हैव द इनफ मनी बोलने में गलत होगा, इसलिए द को हटाना पड़ेगा। आई हैव इनफ मनी टू बाय, और इट प्रोनाउन को हटाकर हमको यहाँ पे नाउन फिक्स करना है। तो नाउन है यहाँ दिस पेन, और बाकी का पार्ट हमको नहीं लिखना है, और इनफ को यूज़ करना है, द को नहीं लिखना है। तो बस इन तीन बातों का ध्यान रखना है। और चौथी बात ये, इट एक प्रोनाउन है, उसको रिप्लेस करना है हमें नाउन से। अक्सर हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हम प्रोनाउन को नाउन से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस का काम करना है, इन्फॉर्मेशन बताना है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन हटाएंगे। फिर से प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले पेयर ऑफ सेंटेंसेस में। आई नीड सम मनी टू गो ऑन द जर्नी। मुझे यात्रा पर जाने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। नीड मतलब आवश्यकता है, ज़रूरत। आई हैव दैट मनी, और मेरे पास वो रुपए हैं। तो इससे सेंटेंस बन गया आई हैव दैट। आपको यहाँ हटाना पड़ेगा, जैसे हमने द हटाया तो वैसे ही दैट हटाना पड़ेगा, यानी उतनी मनी के जगह हम बोलेंगे पर्याप्त मनी, तो दैट की जगह आ जाएगा इनफ। आई हैव दैट मनी, और इसमें हमें इस पार्ट को हटाना पड़ेगा टू गो ऑन द जर्नी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारे लिए ये है और गो है एक वर्ब, तो इसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हो गया आई हैव इनफ मनी टू गो ऑन द जर्नी। दिस साड़ी कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये साड़ी बहुत कीमती है। हैव यू गॉट सो मच मनी टू बाय इट। ये एक क्वेश्चन वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हैव यू गॉट सो मच मनी टू बाय इट, क्या तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए इतने रुपए हैं? तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या इस साड़ी को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त रुपए हैं। मीन्स हैव यू गॉट सो मच के प्लेस पे हम लिखेंगे इनफ। यहाँ सो मच के प्लेस पे क्या आ गया? इनफ। हैव यू गॉट इनफ मनी टू बाय, और इट के प्लेस पर कौन है, किसकी बात हो रही है? दिस साड़ी, यानी दिस स्पेसिफिक साड़ी, इसलिए इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप दिस को छोड़ेंगे नहीं, जैसे हमने यहाँ पर दिस को नहीं छोड़ा, इसी तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हैव यू गॉट इनफ मनी टू बाय दिस साड़ी, और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है, हैव से शुरू हो रहा है। नंबर फोर्थ पेयर हो गया यहाँ पर, द स्कूल नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू बाय बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। स्कूल को लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने के लिए बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता है या ज़रूरत है, बट इट डजंट हैव दैट मच मनी, पर उतने रुपए नहीं हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्कूल के पास पर्याप्त रुपए नहीं है लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदने के लिए, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द स्कूल, इट के प्लेस पे हम बट को तो हम हटा देंगे, और इट के प्लेस पे हमको यूज़ करना पड़ेगा प्रोनाउन नहीं, हमें नाउन यूज़ करना है। किसकी बात हो रही है? स्कूल की। डजंट हैव दैट मच के प्लेस पर हम यूज़ करेंगे इनफ। द स्कूल डजंट हैव, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। स्कूल डजंट हैव इनफ मनी टू बाय बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। तो स्कूल के पास लाइब्रेरी बुक्स खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं है। नंबर 4A, वी नीड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक अ क्रिकेट टीम। वी नीड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक अ क्रिकेट टीम। हमें एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स की आवश्यकता है। और नंबर भी है, आवर स्कूल हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, और हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसका सेंटेंस क्या बन गया कि हमारे स्कूल में पर्याप्त स्टूडेंट्स है टू मेक अ क्रिकेट टीम, मतलब एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए। मीन्स आवर स्कूल हैज़ इनफ स्टूडेंट टू मेक अ क्रिकेट टीम। आवर स्कूल हैज़ मैनी के प्लेस पे आ गया इनफ, बहुत से की जगह हो गया पर्याप्त स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम इतने सेंटेंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे टू मेक अ क्रिकेट टीम। वो 5th नंबर था सेंटेंस का।
इसके बाद है लेट्स राइट। लेट्स राइट में है पहला क्वेश्चन। लेट्स राइट मीन्स आइए लिखें, आओ लिखें। When does a person become dishonest? Think and write. कब एक व्यक्ति डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान हो जाता है, बताइए। नंबर बी, हु वॉज रॉन्ग, द रिचमैन और द वॉचमैन एंड वाई? राइट। कौन गलत था, रिचमैन गलत था कि वॉचमैन गलत था, और क्यों, लिखिए। तो इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिखे हैं। आपको यदि लगता है तो आप इसके आंसर्स अपने मन से भी आपको लिखना चाहिए। तो नंबर ए हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन डज अ पर्सन बिकम डिसऑनेस्ट? कोई पर्सन बेईमान कब हो जाता है? व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ मनी। जब किसी पर्सन को उसकी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं मिलते, तब उसे शायद बेईमानी करनी पड़ती हो। इसके बाद सेकंड वाला है, हु वॉज रॉन्ग? कौन गलत था, रिचमैन गलत था या फिर वॉचमैन गलत था? तो हमारे हिसाब से दोनों गलत थे, बोथ वर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि रिचमैन वॉज नॉट पेइंग इनफ मनी टू द वॉचमैन। रिचमैन वॉचमैन को पर्याप्त रुपए पे नहीं करता था, वो गलत था, इसी कारण उसको बेईमानी करनी पड़ती थी। और अब देखिए, बेईमानी करना तो बात तो गलत होती है, स्टीलिंग फ्रूट चुराना भी बुरी बात होती है। एंड द वॉचमैन वॉज स्टीलिंग फ्रूट, तो चोरी करना भी गलत बात होती है, इसलिए वॉचमैन की भी ये गलती थी। अब लेट्स डू। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉचमैन इन योर स्कूल और लोकेलिटी। तो आप अपने लोकेलिटी में, यदि आपके लोकेलिटी में कहीं वॉचमैन होते हैं, बैठते हैं, कोई अपनी ड्यूटी वहाँ करते हैं, या आपके स्कूल के वॉचमैन के बारे में आप क्या करिए, कुछ जानकारी इकट्ठी कीजिए। नंबर 2, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फ्रूट्स यू लाइक एंड राइट देयर नेम। तो आप पिक्चर्स के यहाँ कुछ फ्रूट्स के आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स बनाएंगे, कलर करेंगे और उनके नाम लिखेंगे। कुछ एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया, जैसे ये है स्ट्रॉबेरीज, मैंगो, पपाया, ये सब तो आप बनाते ही हैं, स्ट्रॉबेरीज है। और ये क्या है, पॉमीग्रेनेट। ये स्ट्रॉबेरी है, अनार है, ये है पॉमीग्रेनेट्स हैं। इसके बाद और ले लिया मैंने ये ड्रैगन फ्रूट और ये कीवी। ये ड्रैगन फ्रूट है और ये कीवी है। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड our chapter. So thank you so much.